थर थर कांपे कर जवा बलम तनी गरवा लगाई हो। ये गाने तो पारंपरिक गीत में आते हैं। फिल्मों के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा जो है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में आप गए हैं, कई फिल्मों में गाना भी गाया है जी। तो नज़दीक से आपने देखा, बड़ा ही एक पिछड़ापन दिखता है। उसमें क्या हो गया कि एक अवधारणा बन गई कि हम मानसिकता ऐसा बन गया कि हम आइटम सॉन्ग देंगे तब सिनेमा चलेगा, जिसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। मोहे झूलनी पहना के झोंकदार सोनरवा लुटलस रे, पंचरतन के पहनाई के झूलनिया हमसे कहेला सुनहो बारी धनिया, हमसे कहेला सुनहो भारी धनिया। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, ये गाना आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित गाना है और पुराना गाना है, लंबे वक्त से लोग सुनते आए हैं, बिहार का चर्चित गाना। और इस लोकगीत का जो भाव है, अर्थ है, उसको आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये क्या गाना लिखा गया है। छठ महापर्व का एक प्रदेश जहाँ पे की संस्कृति, जहाँ का कल्चर काफ़ी चर्चे में रहता है और इसको मानने वाले लोग मजबूती के साथ इसको मनाते हैं। लेकिन ये गाना एक बार फिर से चर्चित है प्रधानमंत्री मोदी के कल के उस भाषण के बाद, जिसमें वो जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे। उनकी मां पे कुछ अपशब्द बोले गए थे, जिसके बाद उन्होंने संबोधित किया बिहार के लोगों को और माताओं को। उसी बीच में उन्होंने इसकी कुछ पंक्तियां दोहराई। इसके बाद एक गायक, एक सिंगर चर्चे में आए और आलोक पांडे जी आज हमारे साथ हैं। काफ़ी चर्चे में आप हैं पिछले 2 दिनों से। इस गाने के बाद, इस गाने को गाने वाले आप हैं और इनको काफ़ी पुरस्कार कई जगहों पे मिला हुआ है और ख़ास तौर से इन्होंने चर्चित फोक स्टार है माटी का लाल आप लोग देखते रहे होंगे, और उसको इन्होंने, उसमें ये फर्स्ट आए थे, यानी विजेता थे। 28 राज्यों से लोग आते हैं, 2016 की बात है, जिस प्रोग्राम में ये विजेता थे। उसके अलावा कई सारे सिनेमा में संगीत इन्होंने गाया है। भोजपुरी में लोकगीत का जो जगह है उसमें ये अपना स्थान और योगदान अभी भी दे रहे हैं। लेकिन इस गाने के चर्चे में आने के बाद, एक बार फिर से चर्चे में आने के बाद, ये कैसा महसूस कर रहे हैं और बिहार के लोकगीत में आप और ज़्यादा क्या योगदान देने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम इनसे बात करेंगे। तो आपका पहले तो TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 देखने वाले सभी दर्शकों को, और आपको भी नमस्कार। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इस बात से अवगत हैं, क्योंकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी लोक संगीत को पसंद करने वाले जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो हमको टीवी पर देखते रहे हैं, जो सुनते रहे हैं, वो खास करके इस गाने से परिचित भी हैं। पहले इसकी वो लाइनें मुझे बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल दोहराई है। उन्होंने जो गीत का जो लाइन उन्होंने अंतरा, जो मेरा सेकंड अंतरा को उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया था, माँ के लिए वो एक एक शब्द जो है, वो दुलार, वो एहसास, माँ का संघर्ष, माँ का त्याग, उस गीत में देखने और सुनने को मिलता रहा है। और जब जब मैंने इस गीत को गाया है, मैंने भी सामने से अपने दर्शकों को भावुक होते हुए देखा है। वही सेम चीज़ कल मैंने देखा। वो पंक्ति क्या है, जरा पंक्ति हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। उसमें था जो अंतरा का पंक्ति था, प्रधानमंत्री जी जो जिक्र किए कि अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर भरम बचा के। क्या बात है। ये लाइन था और मैंने उस अभिभाषण को पूरा देखा था। हम भी भावुक हुए और जितने भी वहाँ माताएं वहाँ बैठी थीं, जितने भी वहाँ बैठे हुए लोग देख रहे थे, मैंने देखा सबके आंखों में आंसू था। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे भी माँ के प्रति मैं समझता हूँ कि जो माँ जो शब्द है उसमें तो कोई भेदभाव ही नहीं है, चाहे हमारी माँ हो या किसी की भी माँ हो। माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत है। उनको तो पिता से बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, उनको तो ईश्वर से बड़ा एक शास्त्रों में ये ऐसा वर्णन है। मैंने हमेशा से इसका जिक्र भी किया है। मैं आपको वो श्लोक भी मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ के सुनाऊँ। ठीक है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणाति रिच्यते। मतलब जो आचार्य शिक्षक हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा
पिता से 10 गुना ज़्यादा, उससे आचार्य से 100 गुना ज़्यादा, और जो गुरु हमें जो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनसे 1000 गुना ज़्यादा ऊंचा स्थान होता है माँ का। ऐसा शास्त्र में वर्णन। ये गाना जो आपने गाया था, जब बहुत पहले, पहली बार कब गाया था पहले तो ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, काफ़ी चर्चे में था उस वक्त। और दूसरा ये कि इस गाने को लिखने वाले कौन थे? इस गीत को मैंने पहली बार सूर संग्राम, एक हमारा कार्यक्रम आया था, बहुत लोकप्रिय था, और उस कार्यक्रम में मैंने उस मंच पे गाया था। और उस कार्यक्रम में गाने के बाद इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, तो मैंने 2012 में एक म्यूजिक कंपनी के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया, और वहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया था। इस गीत के जो रचयिता हैं वो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं, बहुत विद्वान और सम्मानित कवि हैं हमारे देश के, श्री सुभाष यादव जी। उन्होंने इस गीत को लिखा है। कुछ जगहों पे मैंने ये पढ़ा कि आपके पिता रामेश्वर पांडे जी उन्होंने संगीत दिया है, उस कंपोज किया है। जो हमारा एल्बम था राजा बाबू करके नाम से, उस राजा बाबू का 8 पहले एल्बम आता था जिसमें 8 और 7 ऐसे करके गाने आते थे। अब तो हम सिंगल गाने रिलीज, कैसेट वाला, कैसेट वाले में, तो वो हमने एक कैसेट के दौर में एक एल्बम बनाया था, तो वो रिलीज किया था। उसमें 8 गाने थे। उसमें हमारे पिताजी ने संगीत तैयार किया था, और भी कई गाने थे। राजा बाबू भी बहुत चर्चित गाना है मेरा, तू राजा बाबू हुआ, और उस टाइटल सॉन्ग था उस एल्बम का। और ये 2 गाना ज़्यादा फेमस हुआ, और ये गाना तो इतना वायरल हुआ, कई बार सोशल मीडिया पे आए दिन, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिया व्रत होता है, ज्योतिया व्रत में ये गाना वायरल होता है, और हर मदर्स डे पर भी ये गाना वायरल होता है सोशल मीडिया पे। लोग अपने अपने अकाउंट से इसको अपलोड करते हैं। तो उनकी रचना मैंने गाया, और मेरा सौभाग्य कि मुझे ये आवाज़ देने का ये अवसर मिला प्रभु की कृपा से। और उससे भी बड़ा सौभाग्य, मुझे परम सौभाग्य जब प्राप्त हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने अभिभाषण के दौरान अपनी मन की व्यथा को, अपने हृदय की जो वो व्यथा है, वेदना को उन्होंने प्रकट किया है हमारे गीत के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं समझता हूँ एक और बात, कि जिस संदर्भ में ये बात उन्होंने रखा है, माँ का जो स्थान है, मैंने बताया, सबसे ऊंचा स्थान तो देवता पितर से, उन्होंने बताया कल कि देवता पितर से भी ऊंचा स्थान होला माँ के। तो माँ का अगर तिरस्कार होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। माँ जो है वो जो हमारे देवतागण हैं, दैविक शक्ति उनके अंदर है, और उनको जो है हम अगर उनको अपशब्द बोलते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उसको भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते हैं, ईश्वर कभी। ये तो एक आरोप है हिंदू या हमारे देश में, एक कहें कि गालियां ही बहुत बार, मतलब मैक्सिमम जो गालियां दी जाती हैं वो महिलाओं पर दे दी जाती हैं, माँ को लेकर गालियां दी जाती हैं, और कहीं से भी ये तो स्वीकार नहीं है। फिलहाल उस पर तो हम राजनीतिक चर्चा वगैरह चीज़ें करते ही रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो अपनी तरफ है। लेकिन गाने पे मैं बहुत कुछ आपसे और भी जानना चाहूँगा, उत्सुक भी हूँ, क्योंकि लोकगीत और बिहार में ये चीज़ें चलती हैं, और ये काफ़ी मैंने देखा कि और जगहों पे भले ही उतना ना हो, लेकिन पूर्वांचल में कहें, उत्तर प्रदेश या बिहार में कहें, लोकगीत का चर्चा है, लोकगीत चलता है। और जगहों पे भी हरियाणवी सॉन्ग कहें, पंजाबी सॉन्ग कहें, या और जगहों पे भी अपने क्षेत्रीय गाने चलते हैं जी। लेकिन बिहार में भोजपुरी जो सिनेमा गाना है, आपने कहा कई फिल्मों में आपने गाना भी गाया है जी। पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, मनोज तिवारी हो गए, ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं। इनके गानों का जो एक इम्पैक्ट दिखा और वो जो प्रभाव दिखा, वो उसने कहीं ना कहीं लोकगीत को दबाया। और एक जो कहते हैं ना कि हर बार हर इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ें होती हैं कि फूहड़पन दिखता है उन गानों में, कई जगहों पर दिखता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क्या वो फेमस होने का शॉर्टकट वही है, या ये कहें कि उनमें कुछ इतना दम होता भी, पोटेंशियल भी है, जिसकी वजह से वो इतना देखिए फेमस है? जो भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम सफलता के प्रति इतना आकर्षित हैं कि मुझे जल्द से जल्द सफलता मिल जाए, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की सोचता है कि मैं, तो वो क्षणिक है, वो उसका कोई स्थायी स्थान बना पाना और युगों युगों तक उसको कोई याद रखे, उस प्रकार का कोई स्थान नहीं बन पाता है यदि कोई क्षणिक सस्ती लोकप्रियता के लिए गाना बजाना कर रहा है, क्योंकि हमारी ये परंपरा नहीं रही है। यदि हमारी समृद्ध परंपरा रही है। और भोजपुरी संगीत की अगर बात किया जाए तो इतनी मिठास है। आप
मॉरिशस में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर अब तो ऑफिशियली जो है वहाँ पर न्यूज भी आता है। आप लोग मीडिया से हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग तो जानते भी हैं कि वहाँ भी मीडिया जो वहाँ पर एक चैनल है जहाँ पर न्यूज़ प्रकाशित किया जाता है और भोजपुरी में ही, जबकि वो भोजपुरी बोला भी जो कि जाता है काफी हाँ ज्यादा। बोला भी जाता है, वो सेकंड बिहार भी बोला जाता है उसको। तो वहाँ यदि वहाँ अगर ऐसा हो रहा है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम तो भोजपुरी बोली तो हमारे यहाँ की है ना, बिहार की हमारी भाषा है, हमारे यहाँ का छठ गीत है, हमारे यहाँ का जो कजरी है, चैती है, निर्गुण है, पूर्वी छपरहिया जो बोलते हैं वो हर सारण की धरती से निकली हुई चीज़ है, जो पंडित महेंद्र मिश्र जी की देन है। पूर्वी छपरहिया उसके जनक बोले जाते हैं, भिखारी ठाकुर हैं, उनकी रचनाएं हैं जो पूरे विश्व में लोग गा रहे हैं और सुन रहे हैं। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी कोशिश कर रहा है समझने का कि भाई ये विदेशिया क्या है, ये पूर्वी क्या है। तो हम तो करें कि हमारी इतनी मतलब हमारी संस्कृति जो है विशाल है, प्राचीन विशाल है, प्राचीन है, तो इसका संरक्षण, इसका संवर्धन करने का पूरा हम लोग पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग अपनी लोक संगीत में जीते हैं, उसमें अपने उसमें हम जीते हैं, उसी में ही हम जीना चाहते हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हो रही है उसके लिए तो मुझे लगता है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है, जो भी भोजपुरी संगीत गा रहा है वो भोजपुरी नहीं है, इसलिए उसको भोजपुरी से जोड़िए ही मत। मेरा तो यही कहना है। वो बिगड़ा हुआ एक तरीके से रूप हाँ, कहेंगे या ठीक है। आपने संगीत की पढ़ाई भी की है जी? बीएचयू से? मैंने बीएचयू से पढ़ाई किया और बीएचयू के अलावा मैंने संगीत विशारद किया भास्कर जो चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र है। फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति से भी मैंने इलाहाबाद से मैंने प्रभाकर किया जो बीएड बीए का समकक्ष डिग्री मानी जाती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी हमने हिंदी सब्जेक्ट से मैंने एमए किया। फिर मैं मतलब म्यूज़िक से भी एमए है, हिंदी विषय से भी है। अच्छा। और मैंने फिर मुझे अभी हाल ही में डॉक्टरेट का भी उपाधि मिला है। ये सब माँ की कृपा से। थावे विद्यापीठ से हैं? जी जी। तो कभी घर से ऐसा नहीं हुआ कि घर परिवार में ये माहौल कि फलाना का बेटा इंजीनियर बन रहा है, फलाना का बेटा डॉक्टर बन रहा है, उधर क्यों नहीं जा रही, क्या संगीत उंगीत गा रहे हो, ये सब गाने वाने, या ऐसा कोई प्रेशर दबाव कभी नहीं। मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखिए कला तो इंजीनियर तो ऐसा लोग हमने सुना है बड़ों को बोलते हुए भी, इंजीनियर और डॉक्टर्स पढ़ लिख करके हो भी जाएंगे, लेकिन आप कला को आप जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी, कितना भी प्रैक्टिस करिए, कितना भी तैयार करिए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप उसमें निपुण नहीं हो पाएंगे। निपुण क्या कहें, सुर ठीक से नहीं लग पाएगा, इससे भगवान की कृपा नहीं होगी। तो हमारे यहाँ ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड क्या मैं कहूँ तो ये चौथा जनरेशन, जो कि हमारे दादाजी के भी जो पिताजी थे वो भी कुछ गाते जाते थे लोक संगीत, लेकिन जब दादाजी थे वो शास्त्रीय संगीत में बहुत विद्वान कलाकार थे। पिताजी हमारे बहुत गुणी कलाकार रहे शास्त्रीय संगीत के, अभी भी हैं, वो सिखाते हैं। पिताजी ने ही हमको सिखाया। तो हम अगर फोर्थ जनरेशन में हैं और हम अपने संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर एक बहुत गर्व की बात है। मैंने खुद पर भी प्राउड होता है और मैं बहुत अपने आप को ये ऐसा मानता हूँ कि मेरे पिता ही मेरे गुरु भी हैं। तो घर में ऐसा माहौल मिल पाना भी बहुत सौभाग्य की बात है। छोटे भाई हैं तबला वादक, हाँ वो इंजीनियरिंग उन्होंने किया। हमको भी पिताजी का ये विचार था कि इनको इंजीनियरिंग, लेकिन हमने शुरू से ही म्यूज़िक को लेकर के काफ़ी एक पागलपन सा रहा, बेचैनी सा रहा कि नहीं मुझे जाना है, दिखना है, लोगों के बीच जाना है, मुझे गाना गाना है। तो छोटे से मंचों पे मैं कंपटीशन, मुझे याद है कि मैं 5 वर्ष का था तो शास्त्रीय संगीत की एक प्रतियोगिता हुई थी, संस्कार भारती जो हमारे यहाँ देश की जो संस्था है, उस कंपटीशन में प्रथम स्थान पाया। मेरा हौसला और बुलंद हो गया और छोटे छोटे मंचों पर पिताजी के साथ भी ज़्यादा करता था। तो कहीं ना कहीं जब आपको अच्छा माहौल मिलता है तो कला से जुड़ना तो क्या ही कहा जाए इसके बारे में। भारत की संस्कृति और भारतीय लोक परंपरा को सबसे फिल्मों में भी आपने गाया? हाँ, सिनेमा में गाया है मैंने। हमने सैकड़ों फिल्मों में गाया, भोजपुरी सिनेमा में। लेकिन जो भी गाना हमने गाया है वो कहीं ना कहीं हमारी जो विधा है भोजपुरी की, निर्गुण है, पूर्वी है, सूफी है, इस तरीके की चीज़ें हमने गाया है। कुछ श्रृंगार के भी गाने हैं जो फिल्मों में फिल्माया जाता है हीरो पे हीरोइन पे, तो वो भी है। पर मर्यादा के अंदर गाना बजाना करना
ये हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है। बढ़िया बढ़िया है। तो गाना जो भी आप फिल्मों के लिए गाते हो वो सब तो मुंबई में ही शूट होता होगा या बिहार में भी कुछ सिस्टम है ऐसा? नहीं, अब तो है। अभी है। अब तो मेरा खुद का भी स्टूडियो है। अच्छा। और मैं बनारस में भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं दिल्ली में भी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं मुंबई भी रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब एक तरफ से ये देखा जाए तो हमारी पर दिन पर डे कहीं ना कहीं एक यात्रा ही होती है और हमें यात्रा में आनंद भी रहता है। हम प्रतिदिन यात्रा है, कभी बनारस हैं, कभी दिल्ली हैं, कभी पटना हैं, तो कभी लखनऊ हैं। और अभी एक अमर राग है जिसके सौजन्य से भी हम लोग बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, चैनल है, और उस पर गीत लिखते हैं श्री अमरनाथ उपाध्याय जी, जो IAS अधिकारी हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचना उन्होंने भी लिखा है, उसको भी मैंने अभी आवाज़ दिया है। तो हम लोग सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। पुनर्जागरण से ज़्यादा है कि जागरण वगैरह होते हैं जो उसमें बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। आप लोग कभी स्टेज प्रोग्राम करते हैं, जैसे कुछ भजन या लोकगीत का कुछ प्रोग्राम स्टेज का हो? बिल्कुल। मैंने तो अभी हाल ही में मथुरा जन्मभूमि पर मुझे अवसर मिला था, यूपी पर्यटन विभाग और जो ब्रज तीर्थ परिषद की तरफ से। तो ऐसे मंच पे भी गाना एक बहुत सौभाग्य की बात है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन है और मथुरा में बुलावा। अभी 2 दिन पहले मैं विंध्याचल धाम से आया, जहाँ राधा अष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। पूरा रात जागरण होता है, 4 बजे भोर में आरती होता है। ऐसे मंच पर भी जाना मुझे अवसर मिलता है माँ की कृपा से। और इस प्रकार के भी कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ भक्ति भाव वाला माहौल रहता है, और वैसे मंच पर भी जाते हैं जहाँ शुद्ध रूप से लोक संगीत की जो है वो महफिल होती है, जहाँ पर आप कजरी गा रहे हैं, चैती गा रहे हैं, मौसम का गीत है। जैसे बरसात का समय होता है, सावन का महीना है तो कजरी चल रहा है, चैत का महीना आ गया, चैती उती का माहौल है तो वो चैती गा रहे हैं, पूर्वी निर्गुण तो सदाबहार है वो तो कभी भी गाते हैं। और भी कई, लेकिन एक प्रभाव जो पहले दिखता था वो अब उतना नहीं दिखता है। जैसे लोग चैती वगैरह या जो कजरी वगैरह है खूब सुनते थे लोग, रेडियो चलता था, रेडियो में हम लोग घर में भी सुनते थे, फरमाइशें जो होती थी, फरमाइशें होती थी, वो बजता था। वो चीज़ें जब नया यूट्यूब का दौर आया, नए फिल्मों का दौर आया, सिनेमा तो पहले भी खूब सारे देखे जाते थे, लेकिन जब से ये डिजिटल युग आया ये कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगता है? देखिए, टेक्नोलॉजी का असर तो है कहीं ना कहीं। जो आज का समय है, अब लोग 1 मिनट का रील देख रहे हैं। सबसे पहले तो 3 मिनट 4 मिनट का गाना देखने और सुनने का तो पेशेंस ही खत्म हो गया लोगों में। वो क्या होता है कि 1 मिनट का रील देखे, वो भी अब 1 मिनट से भी कम हो गया है। मुझे लगता है 30 सेकंड का रील आ रहा है। अब 30 सेकंड का रील जिसको देखने की आदत है, और एक बार देख लिया स्क्रॉल कर दिया, फिर देखा, फिर स्क्रॉल कर दिया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि समय देना चाहिए। देखिए, 3 मिनट का यदि गाना सुन रहे हैं तो सिर्फ हम मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुन रहे हैं, उस गीत को सुनने के बाद कुछ ना कुछ उसमें संदेश छुपा होता है, तो उसे सीखने को भी मिलता है। चाहे वो गीत हो या कोई शॉर्ट मूवी हो या सिनेमा का ही कुछ अगर देखा जाए, तो सिनेमा भी यदि हम लोग देखते थे या अभी भी देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख तो लेते ही हैं, और डिपेंड करता है हम उससे क्या सीखते हैं। हर मूवी या हर शॉर्ट मूवी या हर गीत कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। लेकिन आपने सही कहा, आज एक व्यापक असर पड़ा है। डीजे वगैरह हो सकता है कि आप ये हो कि भाई डीजे में भी बजता है बहुत ज़्यादा भोजपुरी गाने, तो उन भोजपुरी का मतलब ये है कि दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि भोजपुरी में एक बड़ी समस्या है। जब मैं भोजपुरी गाने बोलूँगा तो लोगों के दिमाग तुरंत पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कलुआ और निरहुआ, इस टाइप के तुरंत लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं ये भी सही है, लेकिन कहाँ तक सही मैं बता रहा हूँ। जबकि है सब कुछ भोजपुरी है। नहीं, इस हमारे जो प्योर लोक संगीत है ना, उसको भी सुनने वाले हमारे काफ़ी संख्या में लोग हैं। ऐसा नहीं है, और वर्ल्ड वाइड है, पूरा इंटरनेशनली हमारी लोक संगीत को सुना जाता है, जो हमारी पहचान है। और आप आजकल आप नोटिस करिएगा, फिल्मों में भी, चाहे हिंदी सिनेमा हो या भोजपुरी की भी बात कर रहा हूँ, पारंपरिक लोक संगीत को नवीन संगीत के साथ कुछ अच्छे कंपोजिशन में हेर फेर करके, इधर से उधर करके, कुछ नवीनता उसमें जरूरी भी है, नवीनता के हम भी पक्षधर रहे हैं। हाँ, ठीक। लेकिन पारंपरिक चीज़ों को रिक्रिएट करके नए म्यूजिक के साथ लाया जा रहा है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। एक गाना अभी आया था सिनेमा में, पारंपरिक गाना है, उसको हमारे भोजपुरी फिल्म में फिल्माया गया था। मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ उस गीत को, और जबकि बहुत सालों से गाया जा रहा है कि नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो,
दोपहरिया बिताइला दोपहरिया बिताइला नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो 4 महीना जाड़ा के दिनवा 4 महीना जाड़ा के दिनवा कि थर थर कांपे कर जवा बलम तनी गरवा लगाइला हो। तो ये गाने तो पारंपरिक गीत में आते हैं, लेकिन आप बहुत खूबसूरत है। ये गीत को आप सुनिए। हाल कुछ समय पहले मुझे तो, मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे तो जो मैं भोजपुरी जब सुनता हूं तो खासतौर से जो वहाँ के लोकगीत हैं और ये जो पुराने गीत हैं, इससे ज़्यादा मतलब ये बहुत ही हार्ट टचिंग है और ये मज़ा आता है सुनने में, जाहिर सी बात है। और सुर भी अच्छा आता है इसमें, गाना भी आसान है। मैं अगर खुद गुनगुनाऊँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा है गाने में। फिल्मों के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा जो है, जो कि आप कह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में आप गए हैं, कई फिल्मों में गाना भी गाया है, तो नज़दीक से आपने देखा भी होगा। बड़ा ही एक पिछड़ापन दिखता है, कोशिश है, लगातार प्रयास चल रहा है। और पिछले 4-5 सालों में तो देख रहा हूँ कि कुछ नया सा नहीं हो रहा है। एक दौर था कि अचानक से कि जब देखें कि मनोज तिवारी, पवन सिंह, उसके बाद फिर खेसारी वगैरह जो आए, तो वो दिखा कि भोजपुरी एक प्रयास कर रहा है अपने आप को खड़ा करने का। अभी एकदम से 7-8 सालों से तो और भी कुछ नया नहीं हो रहा है। अब तो सिनेमा घरों में भी नहीं दिखता, पहले सिनेमा घरों में भी दिख जाता था निरहुआ रिक्शा वाला, अब वो सब चुनाव में आ गए हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सिनेमा को, भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा आधुनिक मॉडर्न एक रूप देने में, इससे पहले भी सिनेमा जो आता था, गंगा किनारे मोरा गाँव, ये सब गाने फिल्मों में जब आए हैं, कुणाल सिंह जी जब हीरो थे, और भी कई सारे लोग जो उन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, उसको लोग याद भी करते हैं आज भी, नदिया के पार। लेकिन बाद में थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, रन तरीका से बनना शुरू हुआ, म्यूज़िक भी, फिल्म की स्टोरी भी, सारी चीज़ें। रवि किशन जी का सैया हमार, ये सब फिल्में आई, पंडित जी बताएंगे। रवि किशन बहुत बड़े स्टार, तो रवि किशन भैया ने, रवि किशन भैया का भी जो उस समय के दौर में एक दौर था जिस समय वो फिल्में उनकी वो लीड किए हीरो के रूप में, और अच्छी अच्छी मूवी आई और भोजपुरी का उत्थान हुआ। और जैसे ही वो आए उसके बाद मनोज भैया आ गए, मनोज तिवारी जी आ गए। उनके आने से भी ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म जो मैं खुद भी देखा, वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी और लगा कि भोजपुरी का एक नया जीवन मिल गया। वही। और श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा भी, हालांकि वो एक अच्छे सिंगर के रूप में, स्थापित कलाकार के रूप में जाने जाते थे, उनको लेकर लोगों ने हीरो के रूप में फिल्म बनाया। और वहाँ से ट्रेंड शुरू हो गया कि एक हीरो, एक सिंगर भी हीरो बन सकता है। और मैक्सिमम जितने भी सिंगर मैं भोजपुरी के देखता हूँ पुराने, अभी तो मुझे भी कई ऑफर मिले कि ऑफर मिलना, और संग्राम लोग के कहते बाद हैं कि आप कब एक्टिंग में जा रहे हो। जी। गाया की एक्टिंग के तुरंत उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। मुझे सूर्य संग्राम के बाद मुझे अभी याद है कि कई सारे फिल्म के लिए मुझे भी बोला गया था, पर मेरी रुचि में सिनेमा में अभिनय करना कभी नहीं रहा। मुझे बस सिर्फ गाना था, तो मैंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। प्रपोजल बहुत सारा था, लेकिन मैंने देखा मनोज तिवारी भैया ने गाने के साथ साथ अभिनय किया और फिल्म में जो है अच्छा रोल भी, बहुत अच्छे अच्छे रोल निभाए, ऊंचाई मिला सिनेमा को। रवि किशन जी से भी बहुत ऊंचाई मिला सिनेमा को, एक दिशा मिला, नया दिशा मिला। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया कि एक भीड़ से जुटने लगा, धीरे 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 कई नए लोग भी आए। नए लोगों में बहुत लोग अच्छे भी आए और कुछ लोग ऐसे भी आए कि जो उस एक के चलते बाकी लोग भी वो हो गए कि अरे भोजपुरी बहुत बेकार है। उसमें क्या हो गया कि एक अवधारणा बन गई कि हम मानसिकता ऐसा बन गया कि हम आइटम सॉन्ग देंगे तब सिनेमा चलेगा, जिसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। मानसिकता लोगों के एक बाहर संदेश ये चला गया कि भोजपुरी मतलब आइटम सॉन्ग बनता है, ये सब चीज़ें। हालांकि भोजपुरी में आप देखिए तो पहले भी फिल्में बनती थी, तो क्या गाने बनते थे आप देखिए। बाद में भी जो फिल्में बनी हैं, जो मनोज जी के दौर में भी, चाहे रवि किशन जी के दौर में भी, अच्छे अच्छे गाने बने, अच्छे अच्छे म्यूज़िक बने, स्टोरी भी अच्छा आता था। अब थोड़ा कॉपी पेस्ट होने लगा, तो अब कॉपी पेस्ट तो ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं, तो लोगों में थोड़ा अब देखने की रुचि थोड़ी कम हो गई। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा को अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी कहानी के साथ वापस से फिर से उस पटल पे ले आया जाए जहाँ पहले कभी थी भोजपुरी। और सिनेमा बनना कभी बंद होगा भी नहीं, इसलिए सिनेमा वैसा बनना चाहिए जिससे समाज को कुछ मिल सके।
संगीत के जरिए लोगों को जोड़ने का काम हो। संगीत ऐसा ना हो कि उसमें भड़काऊ संगीत शब्द हो, मानसिकता दूषित करने वाला हो। कोई संगीत सोचिए ऐसी जो आपने बनाई हो या रिलीज न, कम से कम वो किसी म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया हो, वो गाना थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए। क्योंकि अब दर्शकों को मैं बता दूं कि कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू रहता है, इसलिए मैं इनसे गाने के लिए नहीं कह रहा हूं कब से। इन्होंने हालांकि 2 गा भी नहीं, दिया हमारे है, पास गाने ऐसे भी हैं, अगर आप जो आप अपने घर गांव में कुछ गाते हो। यदि आप इस टाइप का, सुनना जो चाहें तो release नहीं किया है। मैं बिल्कुल, आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर वैसा गाना ही सुना दूंगा जो कॉपीराइट इशू नहीं है उसमें। हाँ, एक आध तो कम से कम 2 सुनाई बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मैं सुना देता हूँ कि मोहे झूलनी पहना के झोंकदार, मोहे झूलनी पहना के झोंकदार, सोनरवा लुटलस रे, मोहे झूलनी पहना के झोंकदार, सोनरवा लुटलस रे, लुटलस रे, लुटलस रे, लुटलस रे, लुटलस रे, मोहे झूलनी पहना के झोंकदार, सोनरवा लुटलस रे, पंचरतन के पहनाई के झूलनिया, हमसे कहेला सुनहो बारी धनिया, हमसे कहेला सुनहो भारी धनिया, फिर घूमे के भेजलस बाजार, फिर घूमे के भेजलस बाजार, सोनरवा लुटलस रे, हमें झूलनी पहना के झोंकदार, सोनरवा लुटलस रे। बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट म्यूजिक, मुझे लगता है कि म्यूजिक के बाद इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये काफ़ी हार्ट टचिंग है, बढ़िया, शानदार है। धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि आपका ये संगीत सुन के, और आपके गाने का चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होना, ये भी आपके लिए तो गर्व की बात है, ये बिहार के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, उन दर्शकों के लिए गर्व की बात है जो लोकगीत लोक संगीत सुनते हैं। चलिए, मुलाकात होती रहेगी, बैठक होती रहेगी, आगे और भी बहुत कुछ लाइए और उसके साथ बातचीत होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, देखते रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड। मेरा नाम है अंकित मिश्रा। नमस्कार।